So, hi everyone. So, finally, we are starting with the lectures for class 10th 2026 सेशन और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से जो कि है क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इस चैप्टर को समझेंगे एंड आपके ये 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ भी पॉइंट यहाँ पे ना ही इररिलेवेंट है ना ही एक्स्ट्रा है कुछ। सो एकदम कट टू कट हम सिलेबस के साथ चलेंगे। बहुत ही फन मैनर में पूरे चैप्टर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा एंड कैसी लगी एक्सप्लेनेशन ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना ताकि आने वाले चैप्टर्स में भी हम कवर कर सकें। ठीक है, तो एंड इस चैप्टर के जितने भी यार बेस्ट मटेरियल्स हैं, वो क्विजेज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, ई बुक्स हो गए, हर एक चीज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो बहुत एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अपना एक दोस्त है, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं चिंटू। ठीक है, तो अब चिंटू के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। चिंटू के यहाँ पे स्किन से हम एक सेल उठाएंगे, ठीक है, कहीं से भी सेल हम ले सकते हैं। एक चिंटू के यहाँ पे हमने स्किन का सेल लिया, ठीक है। अब जब तुम सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरीके का तुम्हें स्ट्रक्चर मिलेगा। तुमने क्लास 8-9 से सेल पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस जहाँ पे तुम्हारा मौजूद रहता है, ठीक है। तो सेल का यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तुम्हें कुछ इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। ये होता है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल ही वो चीज़ है जो डीएनए कंटेन करता है एंड तुम्हारे पेरेंट से तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक जो फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं एंड कैसे ये क्रोमोसोम्स बनते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम्हारे क्रोमैटिन मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। अब देखो, क्रोमैटिन मटेरियल्स जैसा मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारे क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो सेल होता है ना वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। एंड जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ये जो हमारे क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जहां भी तुम्हें इस तरीके का मिल जाए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो होते हैं हमारे क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्रोमैटिन मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू जाते हैं, जिस प्रोसेस में वो जाते हैं, देन वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस समझे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा उस पर हम प्रेशर डालते हैं, वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाते हैं। एंड जब कंडेंस्ड फॉर्म में वो होते हैं तो कुछ इस तरीके का वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर एक यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये इस तरीके का तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड इसी तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स देखो बेसिकली दो वर्ड से बना रहता है। पहला क्रोमा एंड दूसरा जोम्स। क्रोमा मतलब क्या हो गया, कलर्ड बॉडी, ठीक है। एंड सोमा मतलब बॉडी। कलर्ड बॉडी क्यों, क्योंकि देखो ये जो सेल रहता है ना, अगर तुम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट देखो तो क्रोमोसोम्स तुम्हें विजिबल नहीं होंगे। हम कुछ स्पेसिफिक तरीके का कलर डाइज यूज करते हैं, ठीक है। कलर डाइज यूज करते हैं, सेल में हम वो डालते हैं, तब हमें जाके ये क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। सो इसलिए ये कलर्ड बॉडी के फॉर्मेट में भी हमें दिखते हैं। इस वजह से हम इन्हें कलर्ड बॉडी यानी कि क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सिंपल, इतना यहाँ तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, जो कंडेंसेशन से पहले या फिर जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उन्हें खोला जाए तो जो क्रोमैटिन मटेरियल्स आते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो दो चीज से कंपोज रहते हैं, वो दो चीज से बने रहते हैं, ठीक है। पहला हो गया डीएनए एंड दूसरा हो गया हिस्टोन्स। हिस्टोन्स एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल रहता है उसमें डीएनए आपको मिल जाएंगे और हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाएंगे। और डीएनए कितना अराउंड रहता है, 40% यहाँ पे तुम्हारा डीएनए रहेगा एंड अराउंड 60% तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं। डीएनए का बहुत कई बार आपसे एमसीक्यूज में फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो वो यहाँ पे डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इन दोनों से मिलके बनते हैं हमारे क्रोमैटिन मटेरियल्स। ये जैसे आप देख सकते हो डीएनए हो गया तुम्हारा एंड ये तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए, ये जो दिख रहे हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर्स,
ये होते हैं तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स। किस तरीके से ये बाइंड करते हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतना बेसिक ये था कि क्रोमैटिन कैसे फॉर्म होता है, क्रोमैटिन किस चीज़ से फॉर्म रहता है एंड उसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब डीएनए को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए तुमने क्लास 8 से, जब से तुम बायोलॉजी पढ़ रहे होगे, इस तरीके का तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत बना दिया, इसे फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा। ये जो अपना स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का इस टाइप का तुम्हें स्ट्रक्चर मिलता होगा। अब एक डीएनए स्ट्रैंड को हम उठाते हैं। ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड रहते हैं, एक स्ट्रैंड को हम उठाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उस स्ट्रैंड का अगर तुम कॉम्पोजिशन देखो तो हर एक डीएनए स्ट्रैंड जो रहता है वो रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। कौन सा टर्म रहता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। अब ये भैया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली 3 चीज़ों से बना रहता है। ठीक है, पहला हो गया फॉस्फेट। ठीक है, दूसरा होगा शुगर। शुगर एक पर्टिकुलर टाइप का यहाँ पे यूज होता है जो कि रहता है पेंटोज। ये आपसे पूछ सकता है किस टाइप का शुगर यहाँ पे मिलता है, तो पेंटोज नाम है उस शुगर का जो यहाँ पे तुम्हें न्यूक्लियोटाइड्स में मिलते हैं। ठीक है, एंड तीसरा होता है तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस। इन 3 चीज से मिलके एक डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे तुम्हें डीएनए डबल हेलिक्स दिख रहा होगा, इसका जो सिंगल एक स्ट्रैंड है ना, वो इन सारे चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं ना, ये 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। ठीक है, अब हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो 4 टाइप के रहते हैं। पहला हो गया एडेनिन, फिर हो गया गुआनिन, देन साइटोसिन, और फिर जो आखिरी रहता है वो रहता है थाइमीन। ये 4 तरीके के यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जहाँ पे टी है, ये थाइमीन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। यहाँ पे जो TGA से मार्क्ड है। अब ये सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं वो क्या करते हैं, दोनों ये जो 2 अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड्स रहते हैं उन्हें साथ में बाइंड करने का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं? अब तुम देखो कि जो नाइट्रोजनस बेसिस रहता है ना, उनके बीच में रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन सारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। ये तुम्हें दिख रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे रहते हैं जो इन नाइट्रोजनस बेसिस को अंदर के साइड ऐसे बाइंड करके रखते हैं और ये डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे एक तुम शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को तुम्हें याद रखना है। एक सिंपल सा चीज है, ऑल्दो इस पे कभी डिटेल्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, लेकिन स्टिल तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये तुम याद रख सकते हो 283 CG। अब 283 CG क्या है? जो ए हो गया तुम्हारे, ए क्या था? एडेनिन, टी था थाइमीन। वो जब वो बाइंड होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसे हम 280 बोलते हैं। फिर तुम्हारा साइटोसिन और गुआनिन हुआ, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साथ में कनेक्टेड रहता है, इसलिए 3 CG। तो हमें ये याद रखना है 283 CG। ठीक है, इस तरीके का तुम्हें दिख रहा होगा अंदर में जो है ये सारे जो भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसे इजीली कैसे हम समझ सकते हैं? तुम मान लो सीधे खड़े हो, ठीक है, एक लैडर पे तुम खड़े हो, तुमने लैडर देखा होगा। ठीक है, इस टाइप का लैडर होता है। ठीक है, लैडर पे तुम खड़े हो, एक साइड पे जो तुम्हारा रेलिंग है इस साइड का, वो डीएनए का एक स्टैंड है और इस साइड पे डीएनए का दूसरा स्टैंड है। बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, 4 तरीके के बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, जो कनेक्टेड है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, एंड जहाँ पे तुम्हारा साथ में है शुगर जो कि है पेंटोज और फॉस्फेट। इन सारी चीज़ों से मिलके हमारे यहाँ पे डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है, डीएनए का स्टैंड इस तरीके से फॉर्म होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे देखते हैं। ये वाला तुम्हें बस याद रखना है जो मैंने बताया, 283 CG। कुछ ऐसे सिंपल शॉर्ट ऐसे बनाओगे ना तो बहुत इजीली तुम्हें पढ़ने में आसानी रहेगी। एंड इस चैप्टर में फ्लो चार्ट्स ज़रूर से बनाना, क्योंकि बहुत सारे
तुम देखोगे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एंड उस प्रोसेसेस के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप जरूर बनाना इस चैप्टर का। 283 CG जहाँ पे हमारा एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, और साइटोसिन एंड गुआनिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं डीएनए का। हमने बात कर लिया जो 40% था क्रोमैटिन मटेरियल में। अब हिस्टोन जो यहाँ पे हमारा कितना रहता है, 60% रहता है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल में 60% जो रहता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं। अब देखो क्या करता है ना, जो डीएनए स्ट्रैंड था, डीएनए स्ट्रैंड हमने देख लिया कैसे कंपोज रहता है। अब जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, वो हिस्टोन प्रोटीन्स को बाइंड करता है। कितने हिस्टोन प्रोटीन्स को, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को यहाँ पे बाइंड करता है वो। ये तुम देख सकते हो, ये है अपना डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये डीएनए स्ट्रैंड है। वो यहाँ पे 8 जो है तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स, उनको बाइंड करता है साथ में। एंड जो बाइंड होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये तुमसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना तुम्हें। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इन टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे न्यूक्लियोसोम फॉर्म होते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को बाइंड करता है आपस में, एंड इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसे आगे हम समझते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। ये तुम्हारे बुक में भी डायग्राम दिया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या था अपना, सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड था जिसके बारे में हमने पढ़ा किस तरीके से वो कंपोज होता है। डीएनए स्ट्रैंड जो है वो 8 यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स को साथ में बाइंड करता है, इस तरीके का बाइंड करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं, कंडेंस होते होते ये हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी होता है जो कि है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ गया। क्रोमोसोम अपने पास है यहाँ पे। क्रोमोसोम को अगर हमने खोला तो क्रोमैटिन मटेरियल हम वहां पे हमें मिल जाएगा। एंड क्रोमैटिन मटेरियल में तुम्हारे यहाँ पे जब खोलोगे सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोसोम मिलेगा। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को बाइंड करता है, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फिर जो क्रोमैटिन मटेरियल्स रहता है उसमें डीएनए और हिस्टोन्स मौजूद रहते हैं। डीएनए का हमने पढ़ लिया कैसे वो कंपोज होते हैं, एंड फिर हिस्टोन का भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्रोमैटिन मटेरियल्स का ये चीज़ क्लियर होता है कैसे फॉर्म होता है, क्या यहाँ पे कंपोजिशन इसका रहता है, और कैसे क्रोमोसोम्स यहाँ पे कंडेंस होके बनते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इतना ज़्यादा कंडेंसेशन के बाद जब वो क्रोमैटिन मटेरियल्स कंडेंस होते गए तो इस तरीके का कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स ये होते हैं तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो दो दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड जिस पॉइंट पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होते हैं, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है। सिस्टर क्रोमैटिड जहाँ पे अटैच होते हैं, इस अटैचमेंट को पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, जैसा कि इसका टर्म ही डिफाइन करता है कि सेंट्रोमियर मतलब सेंटर, जो जॉइनिंग पॉइंट होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये होता है तुम्हारे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो जीन्स क्या होते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे जीन्स मैच करते हैं। तुम जेनेटिकली तुम्हारा हाइट जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स से मैच करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो जीन्स होता क्या है। जीन्स होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है। ठीक है, किस चीज़ का स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, there are specific sequence of nucleotides which express। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स पे तुम्हारे अवेलेबल रहते हैं, क्रोमोसोम्स पे मौजूद रहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, जो रियल लाइफ में एक्सप्रेस करते हैं तुम्हारे बॉडी के फीचर्स को। ठीक है, which expresses features of your body। अब तुम्हारे नाक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तुम्हारे आंखों का कलर कैसा होगा, हर एक तुम्हारे बॉडी के फीचर का जो जीन्स रहता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रहता है तुम्हारे क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल। ठीक है, जब भी हम आगे सेल डिवीजन अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। जीन्स कभी पूछता नहीं है ऐसे काउंसिल, लेकिन स्टिल तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि जीन्स यहाँ पे होते क्या है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखो समझते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये सारे टर्म्स पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि सेल्स के फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, न्यू सेल्स हमें बनानी ही क्यों है।
बॉडी को ऐसी क्या नीड आ जाती कि न्यू सेल्स फॉर्म करने होते हैं। देखो सबसे पहले ना जो बेसिक जो जितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सबसे पहली चीज ग्रोथ। अब तुम, मैं या कोई भी अगल बगल तुम किसी भी देखो ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग को देखो तुम, तो वो उतने बड़े स्ट्रक्चर का बचपन से नहीं रहता है। वो एक छोटा सा जाइगोट रहता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है एंड जाके वो इतना बड़ा हो पाता है। तो ग्रोथ कैसे होता है, तुम्हारे जो सेल्स होते हैं, तुम्हारे जो हेयर सेल्स हो गए, तुम्हारे बॉडी सेल्स हो गए, तुम्हारे स्किन में जो सेल्स होते हैं, वो सारे ग्रो करते हैं, वो सारे डिवाइड करते जाते हैं। इसीलिए हमें ग्रोथ की ज़रूरत होती है। और ग्रोथ कैसे होता है, न्यू सेल्स के लिए, ठीक है। न्यू सेल्स से होता है सेल डिवीजन के थ्रू, यहाँ पे हमारा ग्रोथ होता है। दूसरा रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट अब कब, अब जैसे तुम्हें पता होगा तुम्हारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रैपिडली हर सेकंड कुछ ना कुछ, वो जो डेड सेल्स होते हैं, वो डेड जो आरबीसीज रहते हैं वो वहाँ पे तुरंत रिप्लेस होते रहते हैं न्यू आरबीसीज से, ठीक है। तो हमें वहाँ पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत रहती है बॉडी के अंदर। फिर होता है रिपेयर। अब कहीं तुम बचपन में खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हो या फिर तुम साइकिल चला रहे होते हो और गिर जाते हो कभी, तो वहाँ पे तुम देखते हो तुम्हें जब चोट लगता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो बॉडी को वहाँ रिपेयर करना होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे हमें न्यू स्किन चाहिए होता है, तो रिपेयर वहाँ करना होता है। तो रिपेयर के लिए भी सेल डिवीजन ज़रूरी है। वहाँ के सेल्स जब तक डिवाइड नहीं करेंगे न्यू सेल वहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए हमें रिपेयर के लिए भी न्यू सेल्स की ज़रूरत रहती है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे ह्यूमन लाइफ सस्टेन रहता है, जिससे आगे ह्यूमन लाइफ बढ़ता है, जो कि है रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड ये इस तरीके क्यों शो हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमें न्यू सेल्स का भी ज़रूरत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। जैसा हमने बताया कि बॉडी को न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है, और क्यों होती है वो भी हमने डिस्कस किया। अब सेल्स को डिवाइड करना होता है। अब सेल डिवीजन में हमें याद रखना है दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। अब माइटोसिस वर्ड तुम्हें जहां भी दिख जाए तुम्हें समझना है ये होते हैं, कहाँ होते हैं, बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स, बहुत जगह सोमैटिक सेल्स भी लिखा रहता है। जितने मतलब बेसिकली तुम्हारे बॉडी में सेल्स होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ तुम्हारा होता है माइटोसिस। एंड मियोसिस का होता है, ये सिर्फ होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में। जब न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, न्यू लाइफ फॉर्म करना होता है, वहां पे तुम्हारा जिस टाइप का सेल डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं मियोसिस, जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म करते हैं, एंड ये फॉर्म करते हैं हमारे हैप्लॉयड सेल्स, ठीक है। जो कि बेसिकली तुम्हारे स्पर्म हो गया, एग हो गया, उसे वहां पे हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करता है, जिस जहां पे मियोसिस होता है। ये चीज को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मियोसिस जैसे मैं बताता, तू इधर जा भाई, हाँ ठीक है। अब माइटोसिस जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द हर एक बॉडी सेल्स में ये माइटोसिस होता है, ठीक है। तुम्हारे स्किन में, तुम्हारे हेयर में यहाँ पे क्या, कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। अब देखो माइटोसिस में होता क्या है, तुम्हें पता होगा, एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मैं हो गया, तुम हो गया, कोई भी तुम्हारा अगल बगल ह्यूमन बीइंग होता है, तो टोटल क्रोमोसोम्स वहां पे होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। किसी भी ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, 23 पेयर्स। तो 23 पेयर तुम्हें यहाँ पे क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, मतलब टोटल 46 यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं। एंड एक ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे क्या होता है, जैसे माइटोसिस हो गया, अब सेल मान लो वहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो सेल डिवाइड जब करता है तो डिवाइड होके हमें दो चाहिए होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, तो एक सेल दो में अगर फॉर्म होता है तो इसमें भी अगर 23 पेयर्स आ गए, इसमें भी 23 पेयर्स आ गए, तो न्यू सेल तो हमें फॉर्म नहीं करना है, न्यू यहाँ पे हमें कोई लाइफ का फॉर्मेशन नहीं करना है, तो हमें दोनों जगह 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं चाहिए। हमें क्या करना होता है, उसे हाफ कर देना होता है, ठीक है। जो तुम्हारा होता है मियोसिस में, और मियोसिस में जब तुम्हारा न्यू लाइफ फॉर्म करना होता है, जैसे तुम्हारे मदर हो गई, देन तुम्हारे फादर हो गए,
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स तुम्हारे मदर से आएंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स तुम्हारे फादर से आएंगे, जो कि हाफ हो जाते हैं दोनों में, क्योंकि नया जो लिविंग बीइंग रहेगा उसमें भी हमें यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही चाहिए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जितने तुम्हारे बॉडी सेल्स होते हैं, फॉर यहाँ पे जैसे मैंने बताया 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, ठीक है, जो कि रहता है 2n। अब माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में डिवीजन के बाद ये 2n ही रहता है, ठीक है, उतना ही रहेगा। बट वहीं मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है 23 यहाँ पे मान लो तुम्हारा जो तुम्हारे मैन से आया, ठीक है, 23 पेयर्स, देन यहाँ फीमेल से 23, अब क्या होता है यहाँ पे 23 आगे आता है, फिर 23, ये n हो गया, ये n हो गया, ठीक है, जो कि न्यू बेबी जो फॉर्म होता है, यहाँ पे आप देखोगे 2n से ये n हो जाता है, ठीक है, जो न्यू बेबी फॉर्म हुआ उसके पास भी 2n ही रहेंगे। तो ये बेसिकली मियोसिस होता है, क्योंकि जो न्यू लिविंग बीइंग, जैसे मैंने बताया, किसी भी ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हाफ हो जाता है, एंड यहाँ पे न्यू बेबी के साथ भी 2n के साथ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ जाना है, जहाँ भी तुम्हें माइटोसिस दिखेगा समझ जाना वो सिर्फ बॉडी सेल्स में होता है, जहाँ भी मियोसिस टर्म दिखेगा वो होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट समझते हैं सेल साइकिल। अब सेल डिवीजन के लिए ना एक कुछ प्रोसेसेस के थ्रू सेल को जाना पड़ता है, तब जाके सेल डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अब सेल साइकिल जो है वो 2 फेज में होता है, ठीक है। सेल साइकिल हमारे यहाँ पे 2 फेज में होता है, पहला होता है इंटरफेज एंड सेकंड होता है माइटोसिस। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, मतलब इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं करता है, सेल बस तैयार होता है डिवीजन के लिए, सेल खुद को मैच्योर करता है, रेडी होता है कि हाँ मुझे अब सेल डिवीजन करना है, तो इसे रेस्टिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा होता है, डिवीजन यहाँ पे हमारा माइटोसिस में होता है, ठीक है। अब देखो इंटरफेज के ना 3 फेजेस होते हैं, इंटरफेज 3 फेजेस में होता है, जो कि तुम्हारा हो गया G1 फेज, ठीक है, फिर S फेज, फिर G2 फेज। अब G1 फेज क्या होता है, तुम्हारे ग्रोथ 1 जिसे बोलते हैं, ग्रोथ 1 फेज, जहाँ पे क्या होता है, जितने तुम्हारे आरएनए और प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, सेल के जितने आरएनए और प्रोटीन्स रहते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, और भी ज़्यादा आरएनए और भी ज़्यादा डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है, एंड फिर G2 में क्या होता है, जितने तुम्हारे आरएनए और प्रोटीन्स रहते हैं वो और भी ज़्यादा सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली 3 फेजेस में यहाँ पे होता है, ग्रोथ 1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, ठीक है। सो इंटरफेज हमारे यहाँ पे 3 फेजेस में होते हैं। देन आता है माइटोसिस। अब माइटोसिस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे पहले तुम ये डायग्राम से समझो जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये है अपना सेल साइकिल। सबसे पहले जो होता है वो इंटरफेज होता है, जो जिसे हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जहाँ पे सेल यहाँ पे तैयार हो रहा होता है कि हाँ मुझे इसके बाद माइटोसिस करना है, वहाँ पे जब सेल्स डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में होता है, ग्रोथ 1 फेज, एस फेज और ग्रोथ 2 फेज। उसके बाद यहाँ पे होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस में यहाँ पे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं अपने डीएनए और साइटोप्लाज्म को, ठीक है। और माइटोसिस में होता क्या है, यहाँ पे 4 फेजेस रहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ये 4 फेजेस में हमारे माइटोसिस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस चलो पढ़ते हैं क्या है एक्चुअल में। अब देखो माइटोसिस ना बेसिकली 2 टाइप, मतलब इसमें 2 फेजेस होते हैं, पहले तुम्हें समझना माइटोसिस में। माइटोसिस का पहले समझो 2 फेजेस होता है, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड तुम्हें जहां भी दिख जाए समझ जाओ वहां न्यूक्लियस का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस क्या हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, जहां पे तुम्हारे साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस जैसा मैंने बताया, ठीक है, 4 फेजेस यहाँ पे होते हैं। इसे याद रखने का क्या तरीका है, इसे हमें याद रखना है पीमैट, ठीक है।
P से क्या हो गया तुम्हारा प्रोफेज हो गया, M से तुम्हारा मेटाफेज हो गया, ठीक है, A से तुम्हारा एनाफेज हो गया, एंड T से यहाँ पे हो गया तुम्हारा टेलोफेज। तो 4 फेजेस में तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, जो कि होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जो होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेप से होता है हमारा माइटोसिस कंप्लीट। अब इन सारे फेजेस को हम डिटेल में समझते हैं कि इन चारों फेजेस में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंटरफेज में क्या हुआ था, सेल अब मैच्योर हो चुका है। इंटरफेज जो रेस्टिंग फेज था, सेल अब रेडी है डिवीजन के लिए। तो इंटरफेज के बाद होता है यहाँ पे प्रोफेज। अब तुम्हारे बुक में देखो यार, तुम एक तरफ तुम्हारा एनिमल सेल होगा और एक तरफ प्लांट सेल होगा। यहाँ पे हम प्लांट सेल ही डिस्कस करें, क्योंकि एनिमल सेल भी सेम चीज रहता है, बस वहाँ डिफरेंस ये रहता है कि वहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से तुम रेफर कर सकते हो डायग्राम्स जो तुम्हारे बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रो फेज में क्या होता है, जो कि जो सेंट्रियोल्स मौजूद रहते हैं, ठीक है, जो सेंट्रियोल्स रहते हैं, ठीक है, जो सेंट्रियोल्स रहते हैं वो क्या करते हैं ना, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो जो सेंट्रियोल्स है तुम्हारे, वो मूव करना स्टार्ट करके और फिर अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, सेंट्रियोल जब अपोजिट पोल पे आते हैं, वो इस तरीके के स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके के वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने लगते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स थे अब वो प्रॉपर डिस्टिंक्ट हो गए। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, ठीक है। जो भी तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था सेल का और न्यूक्लियोलस था, वो डिसअपीयर हो जाता, और इस टाइप के सेंट्रियोल्स के थ्रू यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं, जो कि होता है हमारा प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद आता है यहाँ पे मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो उन स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो जाते हैं एंड एक इक्वेटोरियल लाइन में वो आ जाते हैं, ठीक है। सेंटर में दिख रहा है ये, इस टाइप से सेंटर में आ गया तुम्हारे स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर जितने भी क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद होता है एनाफेज। एनाफेज क्या हो गया, जो भी सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड स्प्लिट्स, ठीक है। जहां से सेंट्रोमियर हमने क्या पढ़ा था, जो भी क्रोमैटिड्स का जॉइनिंग पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब क्या हो गया, वो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी स्पिंडल फाइबर से अटैच थे, वो अटैचमेंट उनका जो सेंट्रोमियर था वो टूट गया, और फिर इस तरीके का सिस्टर क्रोमैटिड्स जो रह गए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, जैसे क्रोमोसोम्स का ये पार्ट हो गया, ठीक है। इतना पार्ट जो होता है वो अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया, और वो दोनों तरफ एक दूसरे के तरफ वो चले गए, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब अपोजिट पोल्स पे ये सारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो आ गए, ठीक है। अब फिर क्या होता है, इस टाइप का इस फेज में क्या होता है, एक फरो बनने लगता है। धीरे धीरे अब सेल दो में बंटने लगा, तो यहाँ पे इस टाइप से फरो बनना तुम्हें स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एनाफेज में बेसिकली वही होता है, हमने बताया कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और फिर अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं एंड फरो बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज रहता है वो रहता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, क्रोमैटिड्स थिन आउट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियोली रीअपीयर। अब जो अपने वो डिवाइड हुए थे वो धीरे धीरे डिवाइड ऐसे होने लगे, एंड फिर जितने तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो गायब हो गए। इस तरीके के जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स थे फिर वो क्रोमैटिन मटेरियल में ऐसे हो गए, ठीक है। इस टाइप से वो फिर से क्रोमैटिड मटेरियल में बन गए, एंड ये जो फेज है, इसका जो नेक्स्ट फेज है जो हमने बताया था, वो है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जो है तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, एंड यहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गए, ठीक है। एंड ये माइटोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4 फेजेस में था, जैसे मैंने बताया, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो 4 फेजेस में यहाँ पे हमारा जो पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, देन साइटोकाइनेसिस जो कि था साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है।
अब जैसा मैंने बताया, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, जितने पीमैट हो गया, जो जितना ये माइटोसिस हो गया, वो साइड में तुम्हें प्लांट सेल भी दिख रहा होगा। तो हम एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है माइटोसिस का एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। ठीक है, यहाँ पे जो एनिमल सेल में रहता है वो एस्टर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एस्टर्स जैसे मैंने बताया, ये वाले स्ट्रक्चर्स एस्टर्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल्स रहते नहीं है। साइटोकाइनेसिस बाय फरोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, जो भी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है वो जो साइटोप्लाज्म का उसमें फरो बनने से होता है। वहीं प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, अकर्स इन मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, अकर्स मेनली एट द ग्रोइंग टिप्स। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, बेसिकली जो ग्रोइंग टिप्स है उन पे ही ये चीज़ अकर करता है माइटोसिस, क्योंकि वहीं से लेंथ वाइज वहाँ पे उन्हें बढ़ना होता है। बट एनिमल सेल में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द बॉडी ये चीज़ होता है। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो हमारा माइटोसिस हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ पहली बात। ठीक है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। देन रिपेयर में, सेल्स वहाँ पे डिवाइड होंगे तो रिपेयर में चोट लगता है, तुम्हें कुछ भी कट लगता है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। देन रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें माइटोसिस होता है, तो वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर मेन जो इसका रहता है, इट मेंटेन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई भी न्यू लाइफ हमें नहीं चाहिए, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें डॉटर सेल्स में चाहिए, जितने इधर है उतने ही इधर भी हमें चाहिए। ठीक है, तो यही जो है इम्पोर्टेंस होता है माइटोसिस का। ठीक है, अब समझते हैं जो दूसरा टाइप का सेल डिवीजन था, मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता था? ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स नंबर्स रहते हैं ना, वो हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर हाफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखो, जैसा मैंने बताया था, जो मेल हो गया देन फीमेल हो गए, दोनों के पास यहाँ कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है, जो कि 23 पेयर्स। ठीक है, एंड मान लो अगर वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होता है, तो जब न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होगा, न्यू बेबी जब फॉर्म होगा, तो 46 तो मेल से भी आ जाएंगे और 46 फीमेल से भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां तो 46 प्लस 46 हो जाएगा। बट ह्यूमन बीइंग में तो यार हमें टोटल ही 46 चाहिए क्रोमोसोम्स। तो क्या होता है कि यहाँ से नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो हाफ हो जाते हैं, एंड फीमेल से भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो बेबी के पास भी सिर्फ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं, जो कि ये 46। एंड इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम देखोगे, तुम अपने मदर के पोजेस करते हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फादर से पोजेस करते हो। तो यहाँ पे ये फायदा होता है मियोसिस का, कि जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, वो हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसका जो मेन इंपॉर्टेंस रहता है, ये क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ तुम देखते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स तुम मदर से पोजेस करते हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम अपने फादर से पोजेस करते हो, तो जो वो होता है क्रॉसिंग ओवर के हेल्प से। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखो ये जैसे दो क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे फादर का क्रोमोसोम है एंड ये मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्या होता है, अब मियोसिस वेरिएशंस होते हैं कुछ। जैसे देखो कि ये वाला जो क्रोमैटिड है वो इससे ऐसे अटैच हो गया, एंड फीमेल वाला इससे ऐसे अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस वाले क्रोमोसोम में रेड वाले के आ गए और रेड में ब्लू वाले के आ गए। तो यहाँ पे तुम्हें वेरिएशंस इस टाइप से देखने को मिलेंगे। तो जो न्यू बेबी होगा वहाँ पे वेरिएशंस के साथ आएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आ जाएंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से। ठीक है, तुम्हारे बुक में एक टर्म होगा जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये क्रोमैटिड्स का जहाँ पे अटैचमेंट होता है इस तरीके से, इसका एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम कियाज्मा बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कियाज्मा।
ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहता है जो तुम्हारे क्रॉसिंग ओवर में होता है दो क्रोमोसोम्स के बीच। तो इस तरीके से जो न्यू बेबी फॉर्म होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फादर के आ जाएंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मदर के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये था, हमने पूरा समझ लिया कैसे सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे समझा है। अब हम समझते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है, एंड ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में तुम्हारे पूछेगा ही पूछेगा, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, लॉन्ग आंसर्स फॉर्मेट में, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर से रहता है। सबसे पहले कहाँ पे अकर करता है, जैसे मैंने बताया माइटोसिस जहाँ दिख जाए वो तुम्हारे रहते हैं सोमैटिक वेजिटेटिव लिखा है, बॉडी सेल्स बेसिकली तुम्हारे बॉडी सेल्स में अकर करता है, और मियोसिस रहता है वो सिर्फ तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है माइटोसिस का? ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरत होता है, और फिर बॉडी में रिपेयर के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, एंड मियोसिस में सिर्फ गमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कहाँ पे अकर होता है माइटोसिस? कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, तुम लाइफ टाइम तक कहीं भी चोट लगता है, आरबीसीज को रिप्लेस होना रहता है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ ये जो सेल डिवीजन है वो होते रहता है मियोसिस, माइटोसिस। बट सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज तक ही होता है, क्योंकि बेसिकली इसका काम वही है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये वर्क करता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास्ड ऑन ईच डॉटर सेल, अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज पास्ड ऑन ईच डॉटर सेल, दिस इज द डिप्लॉयड। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, माइटोसिस में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों रहते हैं? क्योंकि मैंने बताया नया लाइफ तो फॉर्म हमें करना नहीं है, वहीं पे हमें रिप्लेसमेंट करना है, रिपेयर करना है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें रखना है। बट यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें न्यू लाइफ का फॉर्मेशन चाहिए होता है, और न्यू लाइफ में, न्यू ह्यूमन बीइंग में सिर्फ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही हो सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स, अ सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, और मियोसिस में होता है 2 न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इन डॉटर सेल्स आइडेंटिकल रहते हैं वो। ठीक है, क्योंकि कहीं भी मैंने बताया, जैसे यहाँ मेरा कट लग जा रहा है, यहाँ पे जो सेल्स आएंगे वो पहले ही वाले सेल्स की तरह रहेंगे, वो उसी तरीके के रहेंगे, इसलिए जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल ही रहते हैं। बट मियोसिस में क्या रहता है, रैंडमली असॉर्टेड रहते हैं बिटवीन दी गमीट्स प्रोड्यूस्ड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें मदर से मिलेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें फादर से मिलेंगे। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये जो हो गया जेनेटिक वेरिएशंस, इसको तुम और डिटेल में समझोगे जो तुम्हारा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है, जेनेटिक्स, कैसे वेरिएशंस आते हैं बॉडी में, और कैसे मदर से कुछ पास होता है, कैसे फादर से पास होता है, तब जाके हमें जेनेटिक वेरिएशंस मिलते हैं। सो इस चैप्टर के लिए सिर्फ यही था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया हो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से बताना। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा तभी हम बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू करने का कोई फिर मतलब नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 1 पेज नोट्स, रिवीजन नोट्स, ठीक है, एंड एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड अच्छे से वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही था ओवरऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।